नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। यूपी में राजनीतिक रण रफ्तार पकड़ने लगा है। जनता के बीच जाने से पहले सियासी दोस्त तलाशे जा रहे हैं। किसी को पुराने साथी याद आने लगे हैं तो कोई नया याराना बनाने में जुटा हुआ है। किसी का अपना अफसाना है तो किसी के पास बहाना भी है। सबकी निगाहें गठबंधन के बनते बिगड़ते समीकरणों पर हैं और यहीं से शुरू हो रहा है गेम्स ऑफ गद्दी। देश के सबसे ज्यादा लोकसभा और विधानसभा सीटों वाले सूबे में सियासी हलचल तेज है। विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल समीकरण साधने में जुटे हैं। हर किसी की अपनी रणनीति है, लिहाजा अपने हिसाब से जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कवायद की जा रही है। 2022 के चुनाव से पहले लगभग सभी राजनीतिक दल सत्ता का सपना देख रहे हैं और इस सपने को साकार करने के लिए रोज नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं, जिसके लिए अपने सियासी दोस्तों की संख्या बढ़ाने पर खासा जोर है। 75 जिलों वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं और हर सीट पर जातीय समीकरण काफी मायने रखता है। इसलिए इस बार के चुनाव में गठबंधन भी जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर ही किया जा रहा है। सभी पार्टियों की कोशिश यही है कि छोटे दलों के साथ तालमेल बनाकर ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल की जाए। अब जो पिछले एक हफ्ते से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है छोटे दलों को, रूठे हुए लोगों को वापस लाने के लिए, वो बहुत कारगर साबित होगा। क्यों कि मायावती तो इस वक्त एक्टिव नहीं है, अखिलेश थोड़ा उभर रहे हैं, लेकिन बाकी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं जैसे ओवैसी वाली पार्टी हुई या बहराइच वाले के नेता की पार्टी हुई, अब ये पार्टियां मिलकर अगर अलायंस कर लेती है थर्ड या फोर्थ फोर्स बनकर, तो ये वोट कटुआ हो सकती है। चुनावी बिसात बिछने लगी है और सत्ताहीन बीजेपी इस तैयारी में खुद को सबसे आगे रखना चाहती है। इसलिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों के जरिए न सिर्फ रणनीति बनाई जा रही है, बल्कि अपने सहयोगियों को साधने की भी भरपूर कोशिश हो रही है। यही वजह है कि इस महीने की शुरुआत में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद से दिल्ली में अपने घर पर लंबी चर्चा की। कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। अगर कोई दल होता है तो राजनीति करता है और उनका कोई जनाधार होता है तो उनका सबका महत्व होता है, और उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ जो हमारे सहयोगी दल हैं उनको हम साथ लेकर के चल रहे हैं। कोई और आना भविष्य में चाहेगा तो विचार करेंगे, लेकिन अभी हमारी जो ताकत है गठबंधन की वो पर्याप्त है कि हम 300 पार का आंकड़ा फिर से पूरा करें। 2017 के चुनाव में छोटे दलों के साथ मिलकर ही बीजेपी ने यूपी में इतिहास रचा और बम्पर बहुमत के साथ सरकार बनाई। लेकिन बीते 4.5 साल में ओम प्रकाश राजभर जैसे सहयोगी साथ छोड़कर जा चुके हैं और अब चुनाव से चंद महीने पहले निषाद पार्टी ने भी डिप्टी सीएम पद पर अपना दावा ठोककर बीजेपी की बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। तो उन्हें मांग नहीं रहे। मैंने उनसे ये कहा कि अगर डॉक्टर संजय के चेहरे पर, उप मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ा जाए तो एक 18% वोट बैंक है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। आसानी से 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। मैं मित्र की हैसियत से उन्हें सलाह दिया हूं कि अगर सभी बिरादरी के मुख्यमंत्री बन गए हैं तो अब सबको बना कर देख लिए हो। लेकिन अब गठबंधन में हमें पिछली बार 11 सीटों पर हम चुनाव लड़े थे, उस पर 9 सीटें आई थी। इस बार का जो चुनाव होगा इसके लिए भी बहुत जल्दबाजी होगी। जब ये सीटों का, उत्तर प्रदेश की सीटों का बंटवारे को लेके बात होगी, उसके लिए हम लोग कोशिश तो यही रहेगी हमारी कि पिछली बार से हमें अधिक सीटें मिलें। देखिए, जो बात जिस स्तर पे हो रही होगी, जिसका उत्तर जिस स्तर से मिलना चाहिए उस स्तर से उत्तर मिलेगा भी। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों का पूरा आदर और सम्मान करती है, और जो भी सम्मान बढ़ाया जा सकता है, स्थान बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए पहले भी किया गया है और नेतृत्व से बातचीत वो कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ उनका बैठना हुआ है, तो जो निर्देश होगा प्रदेश भाजपा तय करेगी। सरकार में रहते हुए सबको साथ लेकर चलना और चुनाव में भी सबको साथ बनाए रखना फिलहाल बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है, और इसी चुनौती को पार पाने के लिए लगातार रणनीति तैयार की जा रही है।
चुनाव की चुनौतियों के बीच किस तरीके से अपने कुनबे को संभाल के रखा जाए और कैसे उस कुनबे में रोज नए साथियों को जोड़ा जाए, इसको लेकर बीजेपी ने संगठन स्तर पर होमवर्क करना शुरू भी कर दिया है। पार्टी के नेता और पदाधिकारी लगातार सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले के आधार पर गठबंधन की नई संभावनाएं तलाश रहे हैं, तो वही नए समीकरण भी तैयार किए जा रहे हैं। गठबंधन के गणित में बीजेपी का फॉर्मूला कितना कारगर होगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन 2017 का चुनावी इतिहास टटोलने के बाद अब समाजवादी पार्टी भी छोटे दलों के साथ ही दोस्ताना रखना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, उसके बाद 2019 के इलेक्शन में जो कि लोकसभा का इलेक्शन था उसमें बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता हुआ, लेकिन दोनों समझौते में बहुत ज़्यादा सियासी फायदा दिखाई नहीं दिया। और शायद यही बड़ी वजह है कि 2022 के इलेक्शन को लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार कहते रहे हैं कि छोटे दलों के साथ ही उनका समझौता होगा और छोटे दलों के लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में कितने छोटे दल समाजवादी पार्टी के साइकिल की सवारी करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति साफ कर चुकी है। असल में अखिलेश और उनके रणनीतिकारों का गठबंधन से जुड़ा पिछला अनुभव बेहद कड़वा रहा है, इसलिए इस बार गलती ना दोहराने का दावा किया जा रहा है। देख लिया 2017 में हम लोग कांग्रेस का साथ गठबंधन किया था, कांग्रेस का वोट चला गया भाजपा का साथ। 2019 में बसपा का साथ हम लोग लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया था, बसपा का वोट ट्रांसफर हो गया था भाजपा का साथ। तो इस हम लोग बड़ा दल कौन है? बड़ा दल तो यहाँ सपा है और कोई बड़ा दल बोल के कुछ नहीं है। और जो छोटा छोटा दल है जिसका कुछ जनाधार है, कुछ जाति, उनका साथ मिल गया, उनका साथ हम लोग बातचीत करेंगे, हो सकता है उनका साथ हम लोग तालमेल करके चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन के सहारे साइकिल कितनी तेज दौड़ेगी इसे लेकर हर किसी का अपना नजरिया है, लेकिन 2012 में सत्ता से बेदखल होने के बाद मायावती 2022 में बेहतर नतीजों का सपना देख रही हैं। लेकिन ये सपना साकार करने के लिए मायावती फिलहाल किसी के सहारे नहीं चलना चाहती, लिहाजा उन्होंने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मायावती ने ट्वीट किया है, मीडिया में ये खबर प्रसारित की जा रही है कि यूपी में विधानसभा आम चुनाव ओवैसी की पार्टी AIMIM और BSP मिलकर लड़ेंगी। ये खबर पूरी तरह से गलत, भ्रामक और तथ्यहीन है। इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है और BSP इसका जोरदार खंडन करती है। वैसे इसे लेकर पार्टी की ओर से एक बार फिर ये साफ किया जाता है कि पंजाब को छोड़कर यूपी और उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में BSP किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, यानी कि अकेले ही चुनाव लड़ेगी। मायावती ने चुनाव से पहले किसी भी दल के साथ गठबंधन की संभावनाओं को फिलहाल खारिज किया है, लेकिन सियासत संभावनाओं का खेल है। ऐसे में भविष्य के समीकरण कैसे होंगे इसे लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उत्तर प्रदेश में 2022 को होने वाले विधानसभा चुनाव को बसपा और ओवैसी की पार्टी द्वारा मिलकर लड़े जाने की चल रही खबरों को आज खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने गलत और भ्रामक बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह साफ कर दिया है कि बसपा आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में किसी भी दल से कोई गठबंधन नहीं करेगी। बसपा अपने दम पर ही ये चुनाव लड़ेगी। BSP ने 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीती थी, मगर अब वो दोस्ती टूट चुकी है और BSP से निकाले गए कई विधायक साइकिल पर सवार होने की तैयारी में हैं। यानी आने वाले दिनों में सियासी समीकरण काफी बदल सकते हैं। इस बीच प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस भी यूपी की राजनीति में वापसी के लिए जोर लगा रही है। 2017 में SP के साथ गठबंधन में रही कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ, तो 2019 में छोटे दलों के साथ तालमेल बनाकर भी नतीजे अच्छे नहीं रहे। ऐसे में 2022 के चुनाव के लिए पार्टी को अब नए साथियों की भी तलाश है और नई रणनीति की भी। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी गठबंधन करेगी किसानों की समस्याओं से, उत्तर प्रदेश के बिगड़ते हुए कानून व्यवस्था से, उत्तर प्रदेश के बेरोजगारी जो सबसे बड़ी समस्या है, उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों से, किसानों से, गांव के गरीबों से, पिछड़ों से, दलितों से, शोषितों से, वंचितों से, उत्तर प्रदेश की जनता से गठबंधन करेंगे और हमें भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। क्या कांग्रेस 2022 में किसी के साथ गठबंधन करेगी? 2017
और 2019 का अनुभव इतना अच्छा नहीं रहा है गठबंधन का। यूपी में कांग्रेस कमजोर है, इससे पार्टी का नेतृत्व भी वाकिफ है। ऐसे में 2022 के लिए प्रियंका गांधी कैसी बिसात बिछाएंगी, इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। 1989 से यूपी में बनवास झेल रही कांग्रेस इस बार क्या कमाल कर पाएगी? संगठन के किए गए कार्यों का क्या नतीजा होगा? आखिर यूपी में कांग्रेस की सत्ता का सूखा कैसे खत्म होगा? इन तमाम सवालों के जवाब में भले ही कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर इस बार सरकार बनाने का दावा कर रही हो, लेकिन हकीकत यही है कि बीजेपी से मिलने वाली चुनौतियों का ये सामना कैसे करेंगे और आने वाले ये चुनाव सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि प्रियंका गांधी के लिए भी किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं होगा। प्रियंका गांधी लोकतंत्र की इस बड़ी परीक्षा में कितने नंबर लाएंगी ये तो नहीं मालूम, लेकिन यूपी की सियासत हर रोज नए राजनीतिक समीकरण बनाने की ओर बढ़ रही है। ओवैसी की AIMIM ने भी यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन की तलाश तेज कर दी है। इसके तहत कम से कम 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी है और पार्टी की तरफ से टिकट के दावेदारों के लिए फॉर्म जारी कर दिए गए हैं, जिसमें वफादारी का कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल है। AIMIM ने गठबंधन के दरवाजे भी सबके लिए खुले होने का दावा किया है। ओवैसी की पार्टी की तरह ही शिवपाल यादव की PSPL भी गठबंधन की गाड़ी चलाने को तैयार है। इस बार आम आदमी पार्टी भी यूपी में किस्मत आजमा रही है और उसका भी अपना प्लान है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारा अलायंस हो, लेकिन अगर हमें चुनाव में अकेले जाना पड़ता है तो कम से कम 100 सीटें ऐसी हैं जिन पर हम पूरी तैयारी, पूरी ताकत, पूरे जज्बे के साथ चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम बहुत सी सीटें जीत कर आएंगे। लोहियावादी, महात्मा गांधी में आस्था रखने वाले लोग, चौधरी चरण सिंह की नीतियों में विश्वास रखने वाली राजनीतिक जमात, ये सब मिलकर एक गैर सांप्रदायिक, गैर भाजपावाद और सेकुलर गठबंधन तैयार करेंगे। सबसे ज्यादा सीट वाले सूबे में छोटे दलों का गठबंधन सियासी गणित किस दिशा में ले जाएगा, इसे लेकर यूपी की राजनीति को समझने वालों की अलग अलग राय है। चीजें हैं, देखिए गठबंधन को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन मुद्दा यह है कि आप गठबंधन में, राजनीतिक गठबंधन करते वक्त आप वैचारिक गठबंधन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है, बीजेपी को अगर गठबंधन की पॉलिटिक्स में आप देखेंगे, आज पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ गठबंधन हो रहे हैं। चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है और मौजूदा हालात में हर दल के सामने कई चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों के बीच ही जनता का दिल जीतने की कोशिश करनी है। यूपी विधानसभा जीतने के लिए हर दल ने कसरत शुरू कर दी है। कहीं बैठकें की जा रही हैं तो कहीं मुद्दे बनाए जा रहे हैं और खास बात यह है कि हर दल चुनाव से पहले गठबंधन पर फोकस कर रहा है। यानी एक बात साफ हो जाती है कि गठबंधन की चुनाव के रिजल्ट में अहम भूमिका होगी। यह आने वाला समय ही बताएगा कि गठबंधन को लेकर किसके समीकरण फिट बैठते हैं और कौन गठबंधन के सहारे सत्ता हासिल करने में सफल होता है। बड़े दलों के साथ उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे सियासी दल भी अपनी मौजूदगी और अहमियत का एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई सत्ता तक पहुंचने के सपने देख रहा है और सपने साकार करने की तरकीब भी तलाश रहा है। किसी ने 5 साल में 5 सीएम वाला रोड मैप जनता के सामने रखा है, तो कोई अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्लान लेकर तैयार है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत समीकरणों के सहारे तमाम दल अपनी अपनी ताकत का एहसास कराने में जुटे हैं। सत्ता के गलियारों में अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए छोटे दलों ने भी ताल ठोक दी है। 2017 में बीजेपी के साथ रहे SBSP के ओम प्रकाश राजभर ने बड़े दलों से मुकाबला करने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा तैयार किया है। इसके लिए वो संजय निषाद समेत तमाम नेताओं को अपने पाले में लाने की कवायद में है। साथ ही सीएम और डिप्टी सीएम बनाने का नया फॉर्मूला भी रखा है। तो हम दावा करते हैं कि सरकार एक बार बनेगी, 5 साल चलेगी और एक साल का मुख्यमंत्री बनाएंगे हर जाति को। तो पहले साल हम संजय निषाद को ही बना देंगे, वहाँ क्या भीख मांग रहे। दूसरे साल हम
राजभर को बना देंगे, तीसरे साल पटेल को बना देंगे, चौथे मौर्य को बना देंगे। 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 4 जाति को बनाएंगे। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अपने सपने हैं और इन सपनों को साकार करने के लिए वो अपनी सियासी चाल चल रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी भी यूपी में राजकाज संभालने का ख्वाब देख रही है। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने जुलाई से अगस्त के बीच 1 करोड़ नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा है। 8 जुलाई से 8 अगस्त तक 1 महीने तक पूरे उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो अभियान चलाया जाएगा और इस यूपी जोड़ो अभियान में प्रत्येक विधानसभा में लगभग 25,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य आम आदमी पार्टी की ओर से रखा गया है। 1 महीने में 1 करोड़ सदस्य पूरे उत्तर प्रदेश में बनाने का लक्ष्य हमने रखा है। सत्ता हासिल करने की हसरत हर किसी की है, लिहाजा हर कोई हालात के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश में है। चुनाव से पहले तमाम दल अपना भविष्य संवारने के लिए नए समीकरण तैयार कर रहे हैं और हर कोई संभावनाओं के सहारे आगे बढ़ना चाहता है। सपने सबके बड़े बड़े हैं, लेकिन साकार कितनों के हो पाएंगे ये कहना अभी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी विधानसभा चुनाव में बंगाल कनेक्शन कितना दम दिखाएगा, ममता बनर्जी ने विपक्ष को कितनी एनर्जी दी और उत्तर प्रदेश में इसका कितना असर होगा, ये तमाम सवाल सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह समाजवादी पार्टी की ओर से कुछ शहरों में लगाए गए खेला होई के बैनर पोस्टर भी हैं। पश्चिम बंगाल में खेला होवे का नारा देकर ममता बनर्जी सत्ता पर काबिज हुई और अब ऐसी ही कुछ तस्वीरें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। आस्था की नगरी वाराणसी में इन दिनों भोजपुरी में लिखे गए स्लोगन खेला होई की खूब चर्चा हो रही है। यूपी में चुनावी रंग दिखने लगा है। बनारस के कई दीवारों पर खेला होई के पोस्टर सियासी जंग को नई धार दे रहे हैं। पोस्टर लगाने के पीछे समाजवादी पार्टी बंगाल के नतीजों का हवाला दे रही है। वाराणसी में पेंटिंग के जरिए शहर के कई मकानों पर खेला होई लिखा हुआ है। ये स्लोगन समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल समद अंसारी ने लिखवाया है। इसके पीछे उनके कई तर्क हैं और वो इसी नारे से 2022 की जंग फतह करने का सपना भी देख रहे हैं। पूरा देश देखा कि जनता ने वहाँ खेला कैसे किया। खेला होवे तो हो चुका है, अब खेला होई। हम लोग यूपी वाले लोग हैं और यूपी की लैंग्वेज है और ये खेला होई तो खेला होई। वाराणसी की तरह ही कानपुर में भी समाजवादी पार्टी ने शहर के बड़े चौराहे पर एक बड़ी होर्डिंग लगाई है जिसमें लिखा गया है अब यूपी में खेला होई। ये होर्डिंग लगवाने वाले एसपी नेता ने भी बंगाल के नतीजों का हवाला दिया। तो इस खेला का उदाहरण बंगाल के रूप में आया और हम भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं हम इस जो सरकार की नीतियां हैं उस नीतियों के विरुद्ध में ये खेला केवल विपक्ष तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जनता भी इनके साथ खेल खेलने वाली है। जो खेल इन्होंने जनता के साथ खेला है, अब समय आ रहा है जनता भी इनके साथ खेल खेलेगी और हम लोग चुनावी राजनीति में जाकर और बड़ा खेला होने वाला है उत्तर प्रदेश में। बंगाल के बाद यूपी में खेला करने की विपक्ष की प्लानिंग हो रही है। चुनावी जंग में उतरने को हर कोई बेताब है और इस पहले पोस्टर बैनर के जरिए इसका बिगुल भी बजा दिया गया है। कानपुर में लगे ये पोस्टर राजनीतिक रण में गर्माहट ले आए हैं। समाजवादी पार्टी माहौल बनाने में जुटी है। पार्टी के नेता हर वो पैतरा आजमा रहे हैं जिससे साइकिल की रफ्तार बढ़ाई जा सके और लखनऊ के रण में जीत दर्ज की जा सके। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश बीजेपी ने चुनाव से पहले गिले शिकवे मिटाने की कसरत भी शुरू कर दी है। नाराज कार्यकर्ताओं को साधने के लिए सीनियर नेताओं को जिम्मा सौंपा गया है, तो सरकार और संगठन में तालमेल बढ़ाने के लिए भी बैठकों के जरिए नई तरकीब निकाली गई है। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी
2022 में भी जीत का सिलसिला जारी रखने के लिए सियासी समीकरण साधने में जुटी है। इसके लिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों के जरिए रणनीति तैयार की जा रही है। 21 जून से लखनऊ में बीजेपी की मैराथन बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी बीजेपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल और तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि बीजेपी सीएम योगी के चेहरे पर ही 2022 की चुनावी जंग में उतरेगी। अभी जो फेस है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम चुनाव 2022 का लड़ेंगे। बीजेपी की बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के साथ जनता तक पहुंचने का लक्ष्य भी रखा गया। साथ ही सरकारी योजनाओं की जानकारी बूथ लेवल तक पहुंचे, इसकी भी जिम्मेदारी तय की गई। राशन फ्री देने की जो योजना है सरकार की दीपावली तक, और इसके लिए भी नीचे तक कार्यकर्ता सभी गरीबों को राशन ठीक ढंग से मिल जाए, इसकी भी चिंता करें। वैक्सीनेशन नीचे तक लोगों को लगे, इसका प्रचार प्रसार करके स्वयं लगे। इसमें सरकार के साथ साथ संगठन के भी नीचे तक बूथ कमेटियां और संगठन के समस्त पदाधिकारी, सांसद, विधायक भी इसमें लगेंगे। और जो कार्यक्रम, आगामी कार्यक्रम हमारे यहाँ अभियान जितने चल रहे हैं, वह अभियान की सक्रियता पर चर्चा हुई। जो समीक्षा उसकी आदरणीय संतोष जी ने किया वह। बीजेपी ने बैठकों के जरिए संतुलन साधने की पूरी कोशिश की। इसके लिए तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने का भी फैसला हुआ। 2022 के चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी के लिए बीता हफ्ता काफी महत्वपूर्ण होकर गुजरा, जहां पर केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने लखनऊ में आकर लगातार 2 दिनों तक मंथन किया, चर्चा की, बैठकें की। इस बीच बड़ी बैठक पार्टी मुख्यालय पर बुलाई गई, तो वही दूसरी बड़ी बैठक मुख्यमंत्री आवास पर भी हुई। पार्टी मुख्यालय पर हुई बैठक काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से रही क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य रहे। निचोड़ ये निकला कि तमाम पदाधिकारी और मंत्री क्षेत्रों में जाकर प्रवास करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे और सरकार के कामकाज का प्रचार प्रसार किया जाएगा। संगठन की मजबूती और नाराजगी दूर करने का जिम्मा 4 पूर्व अध्यक्षों को सौंपा गया है। इसके अलावा तमाम प्रभारी मंत्री भी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज केस भी वापस होंगे और साथ ही निगम, आयोग, बोर्ड और समितियों में खाली जगह भरने की भी मंजूरी मिली है। केवल बीजेपी नहीं, सभी दलों के जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मुकदमे वापसी की दरख्वास्त दी थी, उसको परीक्षण करा करके जो राजनीतिक दृष्टि से मुकदमे दर्ज थे उनको हमने वापस लिया है। बड़ी संख्या में वापस लिया और लगातार ये प्रक्रिया चल रही। आज भी हम वापस कर रहे हैं। एकजुटता का संदेश देने की शुरुआत भी बैठक के दौरान ही कर दी गई। बुधवार को लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे। सीएम के अलावा बीएल संतोष समेत कई और नेता भी उप मुख्यमंत्री के घर गए, जिसका एक बड़ा सियासी संदेश गया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के यहाँ लंच में टेबल पर कई पकवान परोसे गए और उन पकवानों की गर्माहट ने सियासी रिश्तों में जमी बर्फ को पिघला दिया। 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी हर वो चाल चल रही है जिससे मतभेद और मनभेद दोनों को बुलाकर 2022 के चुनाव की तैयारियों में जुटा जा सके। बीजेपी के अंदर मेल मुलाकात का दौर शुरू हुआ है, जो काफी दूर तक जाएगा और पार्टी इसका पूरा फायदा भी उठाना चाहती है। हालांकि डिप्टी सीएम ने इस मुलाकात को सियासत के इतर महज शिष्टाचार बताकर कयासबाजी को दूर करने की कोशिश